हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससीजी के फिजिक्स के बच्चों के लिए बीपीएचसीटी 135 यानी कि थर्मल फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का फुल कोर्स। ये फुल कोर्स आपके इग्नू की न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक होती है, इग्नू की साइड से आपको जो बुक मिलती है उस बुक में जितने भी टॉपिक होंगे सभी टॉपिक आपको करवाए जाएंगे। सभी डेफिनेशन और सभी डेरिवेशंस आपको करवाई जाएगी। इसके साथ ही आपके बुक में जितने भी एग्जाम्पल एसएक्यूज और टर्मिनल क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे। आप बुक से वन बाय वन करके मैच कर सकते हैं। इसके साथ ही सभी लेक्चर्स के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। लेक्चर के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका लेटेस्ट असाइनमेंट होता है, जो आपको सबमिट करना होता है, उसके भी आपको लेक्चर्स करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि असाइनमेंट के क्वेश्चन का केवल सॉल्यूशन करके उसका पीडीएफ फॉर्म बना के आपको दे देंगे। जैसे आपके पूरे कोर्स के फुल सिलेबस के लेक्चर्स होंगे उसी तरह आपको जो असाइनमेंट होगा उसके भी लेक्चर्स होंगे, और इन लेक्चर्स का आप यूज कर सकते हो अपने असाइनमेंट को बनाने में और उसको सबमिट करने में। इसके साथ ही आप लेक्चर्स का यूज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए अपने एग्जाम के पर्पज से। इसके अलावा जो आपके प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर है उनके भी लेक्चर्स आपको करवाए जाएंगे, और आपका जो सिलेबस है, आपकी जो बुक्स है, उन दोनों का ही पीडीएफ फॉर्म आपको दिया जाएगा। ठीक है। इसके साथ ही आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, जिससे कि आप सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझ के अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर पाएंगे। और सबसे एंड में जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे उस टाइम आपको क्रैश कोर्स भी करवाया जाएगा। इस क्रैश कोर्स में आपके पूरे कोर्स का रिवीजन होगा शॉर्ट टाइम में, एग्जाम स्टार्ट होने से एक महीने पहले। और ये क्रैश कोर्स फ्री होगा आपके फुल कोर्स के साथ ही, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई भी पे नहीं करना होगा। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्लॉक फर्स्ट, जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है आइडियल एंड रियल गैसेस। यूनिट फर्स्ट का भी हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो इससे पहले आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करें, हम आपको यहाँ पर आपकी बुक भी शो कर देते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा। एक मिनट बच्चों। हाँ, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत है तो अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा। ठीक है। अदरवाइज आप केवल लेक्चर को फॉलो कीजिएगा, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका यूनिट फर्स्ट है, आइडियल एंड रियल गैसेस। ठीक है। और यहाँ पर वो सभी टॉपिक आपके दे रखे हैं जो आपको यूनिट फर्स्ट या चैप्टर फर्स्ट के अंदर पढ़ने हैं। हम किस तरीके से चैप्टर फर्स्ट यानी कि यूनिट फर्स्ट के सिलेबस को कवर करने वाले हैं। यहाँ पे जितने भी टॉपिक दे रखे हैं ना, हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका थ्योरी वाला पार्ट होगा, चाहे वो डेफिनेशन हो, चाहे वो डेरिवेशन हो, या आपकी बुक के एग्जाम्पल हो, या आपके बुक के एसक्यूज क्वेश्चन हो, या फिर टर्मिनल क्वेश्चन हो, ये सारे के सारे हम आपको करवाने वाले हैं। इसके साथ ही ध्यान रखना, जैसे ही आपका यूनिट फर्स्ट का सिलेबस फिनिश होगा, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आपका चैप्टर फर्स्ट या यूनिट फर्स्ट का सिलेबस फिनिश होगा तो यूनिट फर्स्ट में से जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए होंगे हम उनका सॉल्यूशन भी चैप्टर फिनिश होने के साथ साथ आपको करवाते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि हाँ, आपने चैप्टर फर्स्ट का सिलेबस फिनिश कर लिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आपके यूनिट फर्स्ट में से आए हैं आप उन्हें कर पा रहे हो। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम क्या है, आइडियल एंड रियल गैसेस। जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, सबसे फर्स्ट टॉपिक, पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्या, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी गैस से रिलेटेड काइनेटिक थ्योरी क्या होती है। और इसी के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं असम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी, यानी काइनेटिक थ्योरी से रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो हम लोग इसमें देखेंगे। देन सेकंड हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर एक्सट्रैक्ट बाय एन आइडियल गैस, कि कोई भी आइडियल गैस कितना प्रेशर एक्सट्रैक्ट करती है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। देन थर्ड हम लोग देखेंगे काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, यानी किसी गैस में जो किसी गैस के मॉलिक्यूल में जो काइनेटिक एनर्जी होती है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके अंदर हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, पहला एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, दूसरा पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर स्पीड क्या होती है। ठीक है। देन नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिडक्शन ऑफ गैस लॉ। डिडक्शन ऑफ गैस लॉ के अंदर आपको कई सारे लॉ पढ़ने होंगे। पहला लॉ पढ़ोगे बॉयल्स का लॉ क्या है, गे लूसक का लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है, आवोगाद्रो लॉ क्या है, ये सारे लॉ आपको पढ़ने पड़ेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, इसके न्यूमेरिकल्स भी और स्टेटमेंट डायरेक्ट एग्जाम में आ जाती है। देन नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, यानी जो आइडियल गैस होगी उसका बिहेवियर किस टाइप का होगा। इसमें हम लोग दो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट क्या होगा,
रेनॉल्ट का एक्सपेरिमेंट, दूसरा पढ़ेंगे एंड्रयू का एक्सपेरिमेंट, और इन दोनों के एक्सपेरिमेंट से हम लोग कंक्लूज निकालेंगे या फिर एक नया रिजल्ट निकालेंगे जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, रियल गैस क्या होती है। यानी कि इन दोनों एक्सपेरिमेंट से आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर रियल गैसेस क्या होती है। देन लास्ट और सेवंथ टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, यानी वंडरवॉल इक्वेशन क्या होती है। वंडरवॉल एक साइंटिस्ट का नाम था, उसी ने इसका इन्वेंशन किया था, ठीक है ना, उसी के नाम पे इस इक्वेशन का नाम पड़ता है वंडरवॉल इक्वेशन। इसके बारे में सीखेंगे, इसका डेरिवेशन होगा वो हम करेंगे। देन कंपैरिजन विद द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट, मतलब यहाँ पे जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, ये रिनॉल्ट और एंड्रयू एक्सपेरिमेंट, इसको हम कंपेयर करेंगे वंडरवॉल इक्वेशन से। ठीक है, इतना आपको पढ़ना है, सारे टॉपिक कवर होंगे, सब कवर होगा, उसके लिए परेशान मत होना, बस लेक्चर को आप लोग फॉलो करना कंप्लीट, स्किप मत करना, और एक बुक और कॉपी को जरूर निकाल लेना, साथ में लिखते हुए चलना। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी गैस से रिलेटेड जो काइनेटिक थ्योरी होती है वो क्या होती है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसके एग्जाम्पल को सीखेंगे, और इसी के अंदर हम लोग करने वाले हैं असम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी, मतलब काइनेटिक थ्योरी से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं। असम्पशन मतलब कुछ आपको इंपोर्टेंट पॉइंट आपको हैं जो पढ़ने होंगे। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स पे 1 मार्क्स में क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करें। तो इससे पहले हम लोग हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उससे पहले नोट करके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप जरा पढ़ लीजिएगा, ये हमें आपको बताना होगा। ठीक है, अभी समझाते हैं आपको। ठीक, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको मैटर को समझना होगा, आखिर मैटर होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम नोट करके जरा साइड में बता देते हैं मैटर क्या होता है। मैटर तीन टाइप के होता है, तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन सा आपने ये पढ़ा होगा, यहाँ पे कर देते हैं। सबसे पहला वाला मैटर कौन सा हमारे पास था, सॉलिड, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। दूसरा हमारे पास क्या है, लिक्विड, और तीसरा हमारे पास क्या होता है, गैस का। यानी मैटर तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। स्टार्टिंग का जो है पहला सॉलिड आपके सिलेबस में नहीं है, लिक्विड ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, आपको ना गैस के बारे में डिटेल में पढ़ना है, यानी ये जो चैप्टर है वो गैस के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा था कि मैटर जनरली तीन टाइप के होंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और आपको गैस के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हम कौन से वाले मैटर की बात करेंगे, हम गैस की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ अलग से देखिएगा। मान लीजिए आपका कोई मैटर है, ठीक है, गैस का, आपका क्या कोई मैटर है, और कोई भी मैटर किससे मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल से बना होता है। अभी एक मिनट ना बच्चा, आपको समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, परेशान मत होना इसके लिए। ठीक है, कोई भी मैटर जो होता है अपने ही कोई भी जो मैटर होता है वो अपने ही मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है ना। और एटम किस किस से मिलकर बना होता है, यहाँ पे थोड़ा साइड में लिख देते हैं, आई थिंक आपको दिख जाएगा, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, और आपके न्यूट्रॉन से। ये तो था बेसिक स्ट्रक्चर, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा था। केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था कि कोई भी मैटर जो है मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, और मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बनते हैं, और एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। और हम बात कौन से मैटर की कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गैस की, ध्यान रखना आराम से, हम किसकी बात कर रहे हैं, गैस की। अभी तो बताया था कि सॉलिड और लिक्विड आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, आपके सिलेबस में केवल गैस है, तो हम बात करें गैस की। कौन सी गैस, चाहे वो कोई सी भी गैस हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो हीलियम हो, कोई सी भी गैस, हम केवल और केवल गैस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चाहे कोई सी भी गैस हो, वो गैस किससे मिलकर बनी होती है, उस पर्टिकुलर गैस के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। अभी आपको समझ में आ रहा है। अगर हम मान लीजिए, हम अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन जो गैस होती है वो किसके मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होगी, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होगी। ठीक है, और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल होंगे वो किससे मिलकर बने होंगे, वो एटम से मिलकर बने होंगे, है ना। ऑक्सीजन के तो एटम से मिलकर बनेंगे, और ऑक्सीजन का जो एटम होता है वो भी किससे ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, और आपके न्यूट्रॉन। बेसिक स्ट्रक्चर यही तो था। ठीक है, तो डेफिनेशन में वही लिखा है। अब देखो वापस डेफिनेशन में आते हैं। मैटर इज मेड ऑफ एटम, एटम से बनता है ना, और फ्यू एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, मतलब कुछ एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाती है। तो था कि एटम, देखो देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके एटम बनाते हैं, और कई सारे एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, और कई सारे मॉलिक्यूल मिलके मैटर बनाते हैं। अगर हम इसकी बात करें, यानी गैस के जो एटम हैं, गैस के कुछ एटम मिलके गैस के मॉलिक्यूल बनाएंगे, और गैस के कुछ मॉलिक्यूल मिलके
पूरी गैस बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, अ मॉलिक्यूल, ध्यान से पढ़िएगा, अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी दैट कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, यानी मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल सबसे छोटा वो फॉर्म है जो फ्री स्टेट में रह सकते हैं, एंड एग्जिबिट ऑल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, और मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, उस सब्सटेंस की, उस मैटर की सारी प्रॉपर्टी होती है। अब समझ में आ गया। यानी किसी भी, चाहे कोई भी मैटर हो, हम बात यहाँ गैस की कर रहे हैं, तो गैस का सबसे छोटा फॉर्म जो फ्री स्टेट में रह सकता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। और हमें क्या करना है, हमें मॉलिक्यूल के ही बिहेव को पढ़ना है। आपको ये जो चैप्टर है इसी के ऊपर है, आपको इस मॉलिक्यूल के बिहेव को ही पढ़ना है। किस किस के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, यानी जब डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर होता है तो गैस का मॉलिक्यूल किस तरीके से चेंज हो सकता है, किस तरीके से बिहेव करता है, या जब डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर होता है तो किसी गैस का मॉलिक्यूल किस तरीके से बिहेव करता है, ये हमें दोनों चीज हमें पढ़नी है। इतना आई थिंक आपको क्लियर होगा। रिवीजन करना, कॉपी पेन लेके साथ में चलना, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था, क्या फर्स्ट टॉपिक यही तो था। अब आपको समझ में आ गया कि हम लोग गैस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम गैस के बारे में पढ़ रहे हैं। और गैस में भी क्या पढ़ रहे हैं, गैस कोई सी भी हो सकती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कोई सी भी गैस सकती है। और गैस के अंदर भी क्या पढ़ेंगे, गैस के मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, गैस का मॉलिक्यूल किस तरह बिहेव करता है डिफरेंट टेम्परेचर पर, डिफरेंट प्रेशर पर। आई थिंक कितना समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी का मतलब होता क्या है अभी बताएंगे, लेक्चर पूरा देखना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे, यहाँ पर आपको एक पर्सन की फोटो दिखाई दे रही होगी, है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है रूलोफ जूलियस। रूलोफ जूलियस एक जर्मन फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन थे। इन्होंने ही सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में सभी लोगों को बताया था, ठीक है। क्या लिखा है, ही इज कंसिडर्ड टू वन ऑफ द फाउंडर ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स, मतलब ये वो सबसे पहले फाउंडर हैं, या वो सबसे पहले पर्सन है जिन्होंने सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में सबको बताया था और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में सबको बताया था। लेकिन यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, हमें केवल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ना है। बिगिनिंग ऑफ हिज फेमस पेपर इन 1850, इन्होंने 1850 में एक पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम क्या था, ऑन द मैकेनिकल थ्योरी ऑफ हीट। ही फॉर्मुलेट द स्टेटमेंट, और सबसे पहले इस पेपर में जो इन्होंने पब्लिश किया था ना 1850 में, ऑन द मैकेनिकल थ्योरी ऑफ हीट, इसी पेपर में इन्होंने सबसे पहले पब्लिश किया था। क्या क्या था, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ये तो पब्लिश किया था। और इसी के साथ इन्होंने क्या बताया था, ही इंटर मतलब साथ में बताया था द फ्री हीट ऑफ द सिस्टम एज अ काइनेटिक गैसेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। देखो ये भैया आ गया ना, गैस मॉलिक्यूल, याद करो, गैस मॉलिक्यूल, अभी तो हमने आपको समझाया था गैस मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इसलिए हमने आपको समझाया था। आपकी बेसिक सारे हम क्लियर करते चलेंगे, बेसिक का कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यही हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक टॉपिक और समझ लो, ये भी जरूरी है नोट करके, कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का क्या मतलब है, एस टी पी। न्यूमेरिकल्स में बहुत बार यूज होगा कि एस टी पी का क्या मतलब है, और इसकी वैल्यूज यूज होगी, न्यूमेरिकल्स में यूज होगी। एस मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड, टी मतलब टेम्परेचर, पी मतलब प्रेशर, लिखते हुए चलना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इट इज रेफर टू कॉमनली एग्री सेट ऑफ कंडीशन अंडर विच एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट आर रिपोर्टेड। मतलब क्या है इसका समझ लो, एक मिनट रुकना बस, इसको रफ करते, हमें यहाँ जगह चाहिए होगी करने के लिए। अब जरा नोट करके समझना, मान लीजिए इस दुनिया भर के जो साइंटिस्ट ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दुनिया भर के साइंटिस्ट से कोई भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंडिया के साइंटिस्ट की, ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट इंडिया के साइंटिस्ट भी कर रहे हैं, और सेम एक्सपेरिमेंट मान लो किसी दूसरे कंट्री के भी कर रहे हैं। आप यूएस ले लो, ठीक है, मान लो यूनाइटेड स्टेट के साइंटिस्ट हैं, वो भी सेम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे नोटिस करना, बात क्या थी, हमें एसटीपी आखिर क्यों पढ़ना है। अगर इंडिया के साइंटिस्ट किसी एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो वो अपनी तरफ से कुछ टेम्परेचर एज्यूम करेंगे तभी तो एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ प्रेशर एज्यूम करेंगे तभी तो वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, है कि नहीं। सेम इसी तरीके से यूएस के साइंटिस्ट भी जब एक्सपेरिमेंट करेंगे वो भी अपनी तरफ से कुछ टेम्परेचर एज्यूम करेंगे, वहाँ का टेम्परेचर अलग होगा, वहाँ का प्रेशर अलग होगा। तो ध्यान से समझना, अगर सेम एक्सपेरिमेंट को अलग अलग कंट्री के साइंटिस्ट अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर पे करेंगे तो उनका रिजल्ट भी कैसा आएगा, अलग अलग आएगा, डिफरेंट रिजल्ट आएगा ना। अरे बच्चों कॉमन सी बात है, अगर सेम एक्सपेरिमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के साइंटिस्ट सेम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हर कंट्री में टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, अलग अलग होता है,
तो अगर डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट प्रेशर पे वो लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनका रिजल्ट अलग अलग आएगा। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक कॉमन टेम्परेचर और कॉमन प्रेशर को माना कि जब भी दुनिया भर के साइंटिस्ट जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो सभी लोग इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इसी पर्टिकुलर प्रेशर पर ही क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, ताकि सभी का रिजल्ट एक जैसा आए। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड, ये लिखा ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कॉमन टेम्परेचर कॉमन प्रेशर जो सभी के लिए वैलिड हो। तो डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे कर देते हैं। इंटरनेशनली टू स्टैंडर्ड आर इन यूज, दो स्टैंडर्ड हम लोग यूज करते हैं। पहला कौन सा हो गया हमारे पास, ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी IUPAC, एक स्टैंडर्ड ये रहा। दूसरा देख हमारे पास ये होता है इंटरनेशनल लेवल पे, एक होता है हमारा इंडिया के लेवल पे भी होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी यानी NIST। ठीक है, तो पहले वाले में ये जो IUPAC है ना, IUPAC में टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, फिर सेकंड देखेंगे कि NIST में टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है। तो द IUPAC स्टैंडर्ड रेफर टू टेम्परेचर, IUPAC में जो टेम्परेचर होता है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर उसे केल्विन में चेंज करेंगे तो आपको आएगा 273.15 केल्विन। कैसे चेंज करना है ये हम आपको बता देंगे। ठीक है, और प्रेशर की वैल्यू क्या होती है 100 पास्कल, उसको एटमॉस्फेयर में चेंज करेंगे तो 0.986 आएगा। किलो पास्कल को एटमॉस्फेयर में कैसे चेंज करते हैं ये भी लेक्चर के साथ साथ आप सीख जाओगे, जब न्यूमेरिकल करोगे हम आपको सिखा देंगे। ये तो था बात IUPAC स्टैंडर्ड से के अकॉर्डिंग। देन हमारा जो इंडिया का है NIST, इसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, उसे अगर केल्विन में चेंज करोगे तो 293.15 केल्विन आएगा। और प्रेशर क्या है हमारे पास इंडिया के अकॉर्डिंग 101.325 किलो पास्कल, और अगर इसे चेंज करेंगे तो वो 1 एटमॉस्फेयर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना दो ही स्टैंडर्ड हैं टेम्परेचर और प्रेशर को मेजर करने के लिए, IUPAC और आपका NIST। ठीक है, तो STP के क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जो कि सभी साइंटिस्ट यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट के टाइम, इनको आपस में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है लास्ट में, एंड वी शैल यूज IUPAC, और हमेशा हम IUPAC स्टैंडर्ड को यूज करेंगे जब तक कि उस क्वेश्चन में ना दिया हो, अनलेस स्टेट अदरवाइज, अदरवाइज उस क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो कि हम कौन सा टेम्परेचर या प्रेशर यूज कर रहे हैं। तो जनरली हम कौन सा यूज करेंगे, IUPAC वाला करेंगे, इंटरनेशनल वाला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, ये था हमारा असेम्पशन था ना, असेम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जो गैसेस हैं, गैस के अंदर काइनेटिक थ्योरी क्या होती है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, कुछ असेम्पशन मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें समझने हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या दे रखी है, आ गैस कंसिस्ट, ध्यान से समझना, आ गैस कंसिस्ट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, मतलब किसी भी गैस के अंदर, ध्यान सुनिएगा, किसी भी गैस के अंदर बहुत सारे नंबर के क्या होते हैं, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, सेम, एक जैसे, सेम, है ना, एक जैसे होते हैं, यानी सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये पहला बलून, दूसरा बलून, तीसरा बलून। पहले बलून में कौन सी गैस है, हीलियम गैस है। कौन सी गैस है, हीलियम गैस है। और ये हीलियम गैस के मॉलिक्यूल आप देखोगे, ये व्हाइट कलर का, ये हीलियम गैस का एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, ये चौथा मॉलिक्यूल, आप देखोगे सारे मॉलिक्यूल एक जैसे हैं। एक जैसे का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल, ये ना आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, यानी किसी भी गैस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे और वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, सेम एक जैसे होंगे। दूसरे वाले बलून की बात करें, इसमें क्या अमोनिया दे रखा है, देखो अमोनिया NH3 दे रखा है ना यहाँ पे। हाँ, तो ये ब्लू वाला क्या हो गया, ये एक सेकंड बच्चों, NH3, N क्या हो गया, नाइट्रोजन एक होता है, और हाइड्रोजन क्या होते हैं, तीन होते हैं, वही। ये क्या है, ब्लू वाला क्या है, N है, नाइट्रोजन है, और तीन व्हाइट वाले क्या है आपके, हाइड्रोजन। यहाँ पे नोटिस करोगे, ये भी क्या है, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल हो गया एक, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, ये चौथा मॉलिक्यूल, ये पांचवा मॉलिक्यूल। और यहाँ पे देखोगे कि इस बलून के अंदर, इसमें अमोनिया गैस भरी है, इसके अंदर जो अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं वो भी सारे के सारे सेम हैं, आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। यही हमारी पहली वाली स्टेटमेंट थी। थर्ड की भी बात कर लेते हैं जल्दी से, ऑक्सीजन गैस। दूसरे वाले तीसरे वाले बलून में क्या ऑक्सीजन गैस दे रखी है, इसमें भी क्या है, दो मॉलिक्यूल ना, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, इसमें दो ही तो होते हैं ऑक्सीजन के। ये भी मॉलिक्यूल देखो सेम सेम एक जैसे दिखे ना, सेम के। वही कहने का मतलब है कि किसी भी गैस के अंदर, अ गैस कंसिस्ट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ, किसी भी गैस के अंदर बहुत सारे होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे, और कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। याद रहेगा, कॉपी पेन निकाल के लिखते हुए चलना। सेकंड क्या दे रखा है,
एक सेकंड बच्चों, इसका कलर चेंज करते हैं। सेकंड क्या लिखा है, अ गैस मॉलिक्यूल कैन बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट मास। गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसे हम एज अ पॉइंट मास के एज्यूम कर सकते हैं। पॉइंट मास का मतलब क्या होता है, देखो पॉइंट मास का मतलब होता है एक ऐसा मास जिसके मास को हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं जनरली। पॉइंट मास मतलब ऐसा मास, ऐसा ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके मास को हम जनरली निगलेक्ट कर सकते हैं, यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स करते टाइम, एक्सपेरिमेंट करते टाइम। जैसे यहाँ पे अगर आपको तीन बलून दे रखे, हम एक का बता रहे हैं, ठीक है, हीलियम का। हीलियम के अंदर कौन सी हीलियम गैस भरी है, और ये क्या है, ये हीलियम का मॉलिक्यूल है एक, हीलियम का मॉलिक्यूल है दूसरा, हीलियम का मॉलिक्यूल है तीसरा, हीलियम का मॉलिक्यूल है चौथा। यानी हीलियम के हर एक मॉलिक्यूल का ना खुद का भी मास होता है, खुद का भी मास होगा। इनका मास इतना कम होता है, इतना नेगेटिव में होता है, इतना नेगेटिव होता है, मतलब नेगेटिव का मतलब ये नहीं, मतलब बहुत ही कम, ज़्यादा इतना कम होता है कि हम उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। और जिसके मास को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं उसे हम पॉइंट मास, उसे पॉइंट मास मेजर किया जाता है। नेगलेक्ट करने का मतलब क्या है, थोड़ा न्यूमेरिकल भी करोगे ना आपको समझ में आएगा उसमें, ठीक है। बस जैसे ऐसा होता है ना, किसी किसी का मास का होता है 2 kg हो गया, किसी का 200 ग्राम हो गया, जिसको तो आप मेजर कर सकते हो, आपको जल्दी से दिखाई भी दे ना, तुरंत आंखों के सामने मेजर कर सकते हो। लेकिन मॉलिक्यूल के मास ऐसे इतने कम होते हैं कि आप ऐसे जनरली मेजर नहीं कर सकते। तो इसलिए इन मास को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट मास कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है, आ गैस मॉलिक्यूल आर इन स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैंडम मोशन। मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, किसी गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो रैंडमली मोशन करते रहते हैं। मोशन मतलब मूव करना, रैंडमली मतलब यूं ही का मतलब क्या है, देखो जरा यहाँ पे आपको जैसे एक ये डायग्राम दिख रहा है पिक्चर, इसमें वो गैस के कई सारे मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ले रहा, एक मॉलिक्यूल ले रहा है ना, एक मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल है। यहाँ पर हम आपको किसी एक मॉलिक्यूल के बारे में दिखा करके दिखाते हैं, देखो जरा। मान लो हमने इस मॉलिक्यूल को पकड़ लिया, ठीक है। ये मॉलिक्यूल जाएगा पहले यहाँ इस सरफेस से टकराएगा, टकरा के अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर वो यहाँ से टकराएगा, फिर डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर वो यहाँ से टकराएगा, फिर यहाँ से डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर वो यहाँ टकराएगा, यहाँ से चेंज करेगा, फिर वो यहाँ जाएगा। यानी किसी गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो आपस में किसी भी डायरेक्शन में मोशन करते रहते हैं, जिससे वो टकरा जाएंगे, उसके बाद टकराने के बाद वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखो ये रेड वाला देखो, ये वाला डायग्राम देखो, रेड वाला देखो, जो रेड वाला जा रहा है देखो, पहले यहाँ पे था, देखो यहाँ पे आया, यहाँ टकराया, फिर यहाँ पे आ गया, है ना, यहाँ टकराया, है ना, वो यहाँ से जब यहाँ से आया टकराया, फिर वापस आया, है ना। यानी वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल। और बाकी के सारे देखो ना, एक सेकंड इसको रफ कर देते हैं, आप आसानी से देखोगे। बाकी के सारे मॉलिक्यूल देखो आप, रैंडमली वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, यानी लगातार मोशन कर रहे हैं। वही डेफिनेशन लिखी थी, अ गैस मॉलिक्यूल आर इन स्टेट कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि एक निश्चित, एक मतलब कंटिन्यू है, सो कंटिन्यू एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से रैंडमली वो मोशन करते ही रहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास फोर्थ क्या दे रखा है, फोर्थ नंबर क्या दे रखा है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, द मॉलिक्यूल्स आर डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली इन द कंटेनर। मतलब जब तक किसी गैस के ऊपर बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगता है तो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी कंटेनर में जिसमें वो भरी होती है, जिसमें वो गैस भरी होती है ना, उस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल यूनिफॉर्मली फॉर्म से डिवाइड हो रखे होते हैं। जैसे जैसे समझो, समझ पिक्चर समझोगे, यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, तीन बलून है, एक, दो और तीन। पहले में क्या हीलियम है, दूसरे में अमोनिया है, तीसरे में ऑक्सीजन है। और गैस के जो मॉलिक्यूल है ना, हर जगह इक्वली डिवाइड है, एक मॉलिक्यूल इधर है, एक मॉलिक्यूल इधर है, एक मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल पूरे बलून में इक्वली फैले हुए हैं। मॉलिक्यूल पूरे बलून में इक्वली फैले हुए हैं। जब हम इस बलून को इधर से कोई फोर्स लगाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जब हम इस बलून को इधर से फोर्स लगाएंगे तो बलून पिचक नहीं जाएगा। बलून कुछ ऐसा मतलब ऐसे पिचक जाएगा, ऑब्वियस सी बात, इतना पिचक जाएगा नहीं ब्रो। अरे इतना दब जाएगा ना बलून। जब बलून दब जाएगा तो सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे, इस जगह पर आ जाएंगे। तो वही बोल रखा है स्टेटमेंट में कि इन द एब्सेंस, मतलब ना होना, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कोई भी बाहर का फोर्स नहीं होता है किसी मॉलिक्यूल पर, जो कि किसी कंटेनर में, किसी बलून में, किसी बॉक्स में भरी होती है, तो वो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पूरे पूरे बॉक्स में इक्वली फैले होते हैं। पूरे बॉक्स में क्या होता है, वो इक्वली फैले होंगे, हर जगह पर फैले होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ ज्यादा हो जाएंगे और एक तरफ कम हो जाएंगे, है ना, ऊपर से कोई फोर्स मत लगाओ, गैस पूरे पूरे बॉक्स में अच्छे से फैल जाएगी, ये बोला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमारा फिफ्थ नंबर का क्या दे रखा है,
द मॉलिक्यूल ऑफ गैस, किसी गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं यानी फील करते हैं फोर्स को ड्यूरिंग द कॉलिजन। मतलब यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी गैस के मॉलिक्यूल लगातार टकराते हैं ना, ऑब्वियस सी बात है, जब ये यहाँ पे टकराएंगे तो ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा कि एक फोर्स को, एक धक्के को, एक उसको अब समझ लो ना, जब भी कोई दो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तो वो क्या करेंगे, फोर्स को फील करेंगे कि इसने इसको धक्का मारा, इसने इसको फोर्स लगाया। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं ना, जब भी कोई भी दो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे वो फोर्स तो फील करेंगे। अरे टकराने का मतलब क्या होता है, फोर्स लगना। फोर्स लगेगा तभी तो वो टकराएंगे। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, टकराने का मतलब कॉलिजन करना, टकराने का मतलब होता है कॉलिजन। जब भी दो मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, कॉलिजन करते हैं, तो वो आपस में क्या करते हैं, फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट थी, लिख कर रखना। ठीक है बच्चों, समझ में आएगा आपको सारा कुछ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इसी में 6 नंबर का असम्पशन है, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ध्यान से सुनिएगा, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस बिहेव एज अ परफेक्टली इलास्टिक हार्ड स्पेयर। मतलब क्या मतलब है, किसी भी गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक की तरह बिहेव करते हैं। इलास्टिक का मतलब क्या है, समझो पहले इस बात को। आपके पास ये रबर बैंड होती है, जब जब आप इस रबर बैंड को, मान लो ये रबर बैंड है, जब आप इस, एक सेकंड का कलर चेंज करते हैं, ये वाला कलर नहीं, येलो वाला, ठीक है। जब ये रबर बैंड है, जब इस रबर बैंड को खींचते हो, और बीच में जब रबर बैंड को फोर्स लगा के खींचोगे, तो वो रबर बैंड दोनों तरफ से खींचो, है ना, तो रबर बैंड कुछ वो ऐसी नहीं हो जाएगी, हो कि नहीं होगी, है ना। आपने फोर्स लगाया तो रबर बैंड ऐसे खींच के बड़ी हो गई इस फोर्स के थ्रू। जब आप इस फोर्स को हटा देते हो तो रबर बैंड वापस में छोटी नहीं हो जाती पहले जैसी। रबर बैंड को खींचो वो बड़ी हो गई, छोड़ दिया वापस पहली जैसी हो गई। तो रबर बैंड में जो प्रॉपर्टी होती है ना, खींचने के बाद बढ़ जाना, और फोर्स लगाने के बाद बढ़ जाना, और फोर्स हटाने के बाद वापस पहले जैसे हो जाना, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, सेम ये प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है, गैस के अंदर भी होती है। जैसे हमने आपको अभी बताया, देखो ये बलून है, 3 बलून है, हम केवल एक का एग्जाम्पल देंगे, आप समझ जाओगे। पहला वाला बलून जिसमें हीलियम गैस भरी हुई है, इसमें इस समय मॉलिक्यूल्स क्या चारों तरफ इक्वली डिवाइड हो रखे हैं, इक्वली फैले हुए हैं। जब हम इस बलून पे इस साइड से फोर्स लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, फोर्स लगाएंगे तो ये बलून ऐसे पिचक नहीं जाएगा, बोलो बच्चों, बलून इतना पिचक जाएगा, सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। और जैसे ही आप इसके ऊपर लगने वाले इस फोर्स को हटा दो, समझना, जैसे ही आप इसके ऊपर लगने वाले फोर्स को हटा दोगे, बलून पहले वाली शेप में आ जाता है कि नहीं आ जाता। आपने खुद घर पे क्या होगा, एक बलून लो, उसमें हवा भरो, दबाओ, बलून पिचक जाएगा, यानी हवा उसकी और पास पास हो, उसके अंदर जो हवा हुई वो पास पास हो जाएगी। जैसे ही अपना हाथ हटाओ बलून के ऊपर से, वो बलून क्या होता है, पहले जैसा बन जाता है, यानी बलून के अंदर जो गैस होती है वो वापस पहले जैसी हो जाती है। समझ में आ रहा है, दबाने के बाद ये गैस क्या होगी, एक तरफ इकट्ठी हो जाती है। जैसे हम बलून को छोड़ते हैं, गैस वापस अपने पूरे बलून में फैल जाती है, पहले जैसी हो जाती है। और पहले जैसे होने की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर होगा, 2 बार देखना आपको समझ में आएगा बिल्कुल। ठीक है, परेशान मत होना, जो भी हो डाउट क्लास में पूछेगा। तो नेक्स्ट है, द ड्यूरेशन ऑफ कॉलिजन इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द टाइम इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव कॉलिजन। मतलब क्या हुआ है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, फिर स्टेटमेंट दोबारा पढ़ेंगे, पहले समझा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मान लो ये आपका एक मॉलिक्यूल्स है, ऑब्वियस सी बात है, मॉलिक्यूल्स लगातार टकराते रहेंगे। ठीक है, मानो मानो मॉलिक्यूल टकरा, एक सेकंड, मानो मॉलिक्यूल पहले इससे टकरा रहे हैं, इस वाले से टकरा रहे हैं, तो पहले वाले टकराने में उसका जो टाइम लगेगा उसे हम बोलते हैं T1। फिर ये मॉलिक्यूल्स घूम जाएंगे, फिर मानो मॉलिक्यूल्स आपके फिर दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएंगे, तो दूसरे मॉलिक्यूल से टकराने में जो टाइम लगेगा उसे हम बोलेंगे T2, है ना। तो इन दोनों के बीच टकराने में जो टाइम लगता है ना वो बहुत ही कम होता है, इसलिए हम उस टाइम को निगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अरे ऑब्वियस ही बात है, जब मॉलिक्यूल्स लगातार कंटिन्यू आपस में एक दूसरे से टकराएंगे तो कुछ तो टाइम लेंगे ना। एक मॉलिक्यूल, अगर कोई मॉलिक्यूल यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ तो टाइम लेगा, लेकिन ये टाइम इतना कम होता है, इतने मॉलिक्यूल लगातार बहुत जल्दी जल्दी टकराते रहते हैं, कभी इससे टकराएंगे फिर इससे फिर इससे फिर इससे, लगातार मॉलिक्यूल टकराते रहते हैं। इन टकराने का जो टाइम होता है बहुत ही कम होता है, इसलिए इसे कहते हैं निग्लिजिबल कर देते हैं। वही लिखा है, कॉलिजन मतलब टकराना, निग्लिजिबल मतलब इग्नोर करना, वही लिखा है। द ड्यूरेशन ऑफ कॉलिजन यानी टकराने का जो टाइम इंटरवल होता है उसे हम निगलेक्ट कर देते हैं कंपेयर टू द इंटरवल टाइम बिटवीन द सक्सेसिव कॉलिजन। ठीक है, इतना इतना करना था। नेक्स्ट हमारे पास 8 नंबर का, हमारे पास क्या देखा है, ऑल मॉलिक्यूल डू नॉट मूव द सेम स्पीड। सिंपल सा मतलब है, जितने भी मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते रहते हैं ना, जितने मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं,
सभी की स्पीड सेम नहीं होती है। सेम का मतलब सिंपल सा कहने का मतलब ये है, देखो समझो, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल्स है ना, समझना। मान लो ये मॉलिक्यूल्स 1 सेकेंड के अंदर, समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये मॉलिक्यूल्स 1 सेकेंड के अंदर मान लीजिए 2 बार टकरा गया, एक बार इससे टकराया, दूसरा बार इससे टकराया, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो 1 सेकेंड में केवल एक ही से टकरा पाया। समझ रहे हो? पहला वाला मॉलिक्यूल 2 से टकराया, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। दूसरा वाला मॉलिक्यूल एक ही से टकरा पाया, उसकी स्पीड कम होगी। कहने का मतलब ये होता है किसी भी गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें सभी की स्पीड सेम नहीं होती, स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है। ऑल मॉलिक्यूल्स डोंट हैव द सेम स्पीड। ठीक है, और किसी मॉलिक्यूल की स्पीड कैसे निकालते हैं आने वाले लेक्चर्स में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट 9th नंबर का देखो क्या लिखा है हमारे पास। ऑल मॉलिक्यूल्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन। मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो मूव करते हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे जब तक वो टकराते नहीं है। सक्सेसिव मतलब लगातार टकराते नहीं है। कहने का मतलब ये देखो यहाँ पे समझाते हैं। मान लो ये मॉलिक्यूल्स है, तो ये मॉलिक्यूल्स हमेशा सीधा चलेगा, टकराने से पहले वो सीधा चलेगा। ऐसा नहीं है कि बिना टकराए वो अपना घूम जाएगा, नहीं। ध्यान रखना, बिना टकराए नहीं घूमेगा। कोई मॉलिक्यूल पहले सीधा चलेगा, टकराएगा, तभी वो घूमेगा। जैसे यहाँ पे देखो, आराम से वीडियो को रोक कर देखना, पॉज करके। ये मॉलिक्यूल्स था, सीधा चला, पहले वो यहाँ टकराया, फिर वो सीधा चला, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर वो यहाँ पे टकराया, यहाँ से टकराते वो फिर वो सीधा चलेगा। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है जब तक वो अपने अगले वाले टक्कर से, जब तक वो अगली वाली उसकी टक्कर नहीं होती, जब तक उसका अगला वाला कॉलिजन नहीं होता है। ठीक है, यानी कोई भी मॉलिक्यूल सीधा मूव करता है जब तक उसकी नेक्स्ट कॉलिजन नहीं होती है, जब तक वो नेक्स्ट किसी दूसरे मॉलिक्यूल से नहीं टकराता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमें इतना ही पढ़ना था, ध्यान रखना। फर्स्ट टॉपिक आपका क्या था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अच्छे से पढ़ना, रिवीजन कर लेना, इसके नोट्स बना लेना, और इसके जो भी असम्पशन थे, असम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी, ये भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आपकी जो इग्नू की बुक है, आपकी इग्नू की बुक में जो भी एग्जाम्पल, एसएक्यूज और जो टर्मिनल क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। ध्यान रखना, लेक्चर के साथ साथ हम लोग एग्जाम्पल और एसएक्यूज हम लेक्चर के साथ साथ आपको करवाते हुए चलेंगे। और जो आपके टर्मिनल क्वेश्चन होंगे, जो आपके प्रैक्टिस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और जो आपके प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर होंगे ना, उनका सोल्यूशन हम लोग ये चैप्टर फिनिश होने के साथ साथ कराएंगे। जैसे आपका यूनिट फर्स्ट का पूरा फिनिश हो जाएगा सिलेबस, फिर हम लोग करेंगे टर्मिनल क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके प्रीवियस क्वेश्चन। तो सबसे पहले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं और एसक्यूज की बात कर लेते हैं, टॉपिक नंबर फर्स्ट से रिलेटेड। ठीक है, टॉपिक नंबर फर्स्ट से रिलेटेड आपकी बुक में केवल पहला वाला एसक्यूज देखा है, एसक्यूज 1। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या देखा है, राइट डाउन द असम्पशन विच आर नॉट जस्टिफाई फॉर रियल गैस। एक बार देखना, इस क्वेश्चन को दोबारा करना जब आप रियल गैस वाले टॉपिक को समझ लोगे। रियल गैस हम आगे पढ़ाएंगे ना आपको, जब वो पढ़ लोगे ना तब इसे दोबारा से करना, तो आपको तुरंत दोबारा ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रियल गैसेस से रिलेटेड आपको कुछ असम्पशन लिखनी है। सॉल्यूशन क्या आएगा, सबसे पहले 2 असम्पशन होगी। लैक ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता क्या बच्चों, जब आप रियल गैस पढ़ोगे ना उसमें डिटेल में आपको बताएंगे। इसलिए बोल रहे हैं किसी भी लेक्चर को कम से कम 2 बार जरूर देखना, 2 बार रिविजन करना। एक बार आपका सिलेबस फिनिश होगा फिर दोबारा रिविजन करना, 100% आपका सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, लैक ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन विल नॉट वैलिड फॉर द रियल गैस, यानी रियल गैस के लिए इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वैलिड नहीं होता है। सेकेंड क्या देखा है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल स्मॉल इन कंपेरिजन टू द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस। अरे बच्चों, यहाँ पे मान लो ये पूरी गैस है, मान लो ये बलून है, इस बलून में कोई गैस देखिए हीलियम गैस है ना, इस पूरे हीलियम गैस का जो वॉल्यूम होगा वो ज्यादा होगा बजाय इसके एक मॉलिक्यूल के। अरे सीधी सी बात है ना, किसी भी गैस का एक मॉलिक्यूल जो होता है बहुत ही कम वॉल्यूम कवर करता है, और जो पूरी गैस होती है वो ज्यादा वॉल्यूम कवर करती है। यहाँ पे देखो ना, ये देखो, एक सेकेंड, एक मिनट रुकना बस, ये देखो यहाँ पे देखो, जैसे ये ऑक्सीजन गैस है, तो जो इस गुब्बारे में, बलून में तो ऑक्सीजन गैस ने पूरा का पूरा बलून ही कवर कर लिया। लेकिन ऑक्सीजन गैस का जो मॉलिक्यूल है उसमें तो उसने एक छोटा सा स्पेस लिया ना, थोड़ा सी जगह ली है। तो कहने का मतलब ये था, किसी भी गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो कम स्पेस लेते हैं बजाय उस पूरी गैस के। गैस ज़्यादा स्पेस लेती है और मॉलिक्यूल कम स्पेस लेते हैं, कम वॉल्यूम लेते हैं, यही यहाँ पे बताना था। ये लिखा है वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज निग्लिजिबल स्मॉल, बहुत ही कम होता है कंपैरिजन टू द स्पेस ऑफ द गैस। ठीक है, ये लिखा है
द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ रियल गैस इज मोर एक्यूरेटली डिस्क्राइब आर द वैन डर वाल इक्वेशन। जब वैन डर वाल इक्वेशन करोगे वहां पे भी आप रियल गैस के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर एक्सट्रैक्ट बाय एन आइडियल गैस। जो आइडियल जो गैस होती है वो कितना प्रेशर एक्सट्रैक्ट करती है, बनाती है, उसी उसी प्रेशर के फॉर्मूले को हम लोग यहाँ ड्राइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर वाले डेरिवेशन के अंदर। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में हमारे सेकंड टॉपिक के साथ, प्रेशर बाय एन आइडियल गैस। ठीक है।